अक्षर अक्षर अक्षत बनकर लगी शब्द की रोली मात। छंद गीत संगीत अलंकृत पूजन अर्चन वंदन मात। भविता संस्कृति का उत्सर्जन मात शारदा खुश हो जाए। नृत्य काव्य गायन मंचन का श्रेमोमय रूप निखर आए। भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन संस्कृति है और भारतीय साहित्य सबसे पुराना साहित्य। आज आवश्यकता है कि हम हमारी संस्कृति को और हमारे साहित्य को अक्षुण्ण रखें और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठन हुआ है रचनाकार एक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रांति का, जिसके प्रमुख उद्देश्य हैं हिंदी साहित्य को विश्व स्तरीय पहचान दिलाना, इसके लिए नवांकुरों को उचित पटल प्रदान कराना, उनकी रचनाओं को प्रकाशित कर लोगों तक पहुंचाना, हिंदी के उन रचनाकारों को सम्मानित करना जो राजनीतिवश गुमनामी के अंधेरों में छुपे रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करके प्रतिभावान लोगों को आगे बढ़ाना, नृत्य, नाटिका, नाट्य, संगीत, गीत द्वारा भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं उत्थान, नवोदित कलाकारों को मुख्य धारा में लाना। हम प्रतिबद्ध हैं भारतीय संस्कृति और साहित्य के उन्नयन हेतु। तत्परिवर्तनम भवः, परिवर्तन विचारों का, परिवर्तन संस्कारों का, एक उन्नयन हेतु, एक चेतना हेतु, यही ध्येय वाक्य है। नमस्कार, शुभ संध्या। मैं रचनाकार ये मंच से आज आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। हमारे अध्यक्ष महोदय श्री सुरेश चौधरी जी को सादर नमन, और उनकी सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ जो मुझे वो इतना मौका देते हैं, इतना यकीन करते हैं मुझ पे कि मुझे भी कुछ जिम्मेदारियां देते हैं। आज जुड़े हुए सभी सुधीजनों को, साहित्यकारों को, मित्रों को स्वागत करती हूँ। आप सभी जुड़े रहें, क्योंकि मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि आज जो हमारी अतिथि महोदया है, हम उसके बारे में क्या कहेंगे। आज की जो व्यक्तित्व हम सबके सामने है वो बहुमुखी प्रतिभा की मालकिन है, स्वामिनी है। उनके बारे में अगर सब कहने चाहूँ तो वक्त थोड़ा कम पड़ जाएगा, तो थोड़ी थोड़ी भागों में मैंने उनके गुणों को बांटने की कोशिश की है। आगे तो वार्तालाप में उनसे हम लोग जान ही पाएंगे कि वो क्या है। सबसे पहले उनकी शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगी। आप अर्थशास्त्र में सुशिक्षित रचना सरंजी हैं और शैक्षणिक उपलब्धियां भी बहुत सारी हैं। आप पर्सनल मैनेजमेंट और लेबर वेलफेयर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त हैं। आपको फैशन डिजाइनिंग का भी बहुत ज्ञान है एवं और आपकी अगर साहित्यिक सफर के बारे में कहा जाए, साहित्यिक परिचय अगर मैं आपकी दूं तो अमर उजाला, सलाम दुनिया, साहित्य सागर, राजस्थान पत्रिका, ज्ञान सरोवर, समाज्ञा, इंदौर समाचार पत्रिका, कोलफील्ड मिरर, सदीनामा जैसे प्रसिद्ध पत्रिकाओं में आप लगातार अनवरत छपती रहती हैं। आपके साहित्यिक गुण दिखते रहते हैं। और शिखर की ओर पहला कदम उड़ान, हमारा सरमाया, 101 महिला गजल कुंभ 2019 इत्यादि गजल संकलनों में भी आपकी रचनाएं लगातार प्रकाशित होती आई हैं। आसपास से गुजरते हुए लघु कथा संकलन में रचना भी आपकी प्रकाशित हुई है। तेरे मेरे शब्दों का कारवां एवं नीलांबरा नवरचना काव्य संग्रह इत्यादि काव्य संकलनों में भी आपकी रचनाएं अनवरत प्रकाशित होती रहती है। विश्व हिंदी रचनाकार मंच की ओर से श्रेष्ठ काव्य सृजन हेतु श्रेष्ठ नवोदिता रचनाकार 2016 में आपको सम्मान प्राप्त है, बधाइयां इसके लिए। साहित्य संस्था सोपान की ओर से सोपान गौरव सम्मान भी आपको प्राप्त है।
आगमन संस्था की ओर से प्राइड ऑफ विमेन अवार्ड भी आपको प्राप्त है। बहुत बहुत बधाइयां इसके लिए। मैं भारत हूँ संघ की ओर से कवि रत्न सम्मान से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। फेसबुक पर सक्रिय साहित्यिक समूहों की प्रतियोगिताओं में अनेक बार सर्वश्रेष्ठ रचनाकार सम्मान भी आपको प्राप्त है। बहुत बहुत बधाइयां रचना जी। प्रतिष्ठित कवि सम्मेलनों एवं मुशायरों में शिरकत लगातार करती आई हैं और अनेक कवि सम्मेलनों एवं गजल कुंभ में मंच संचालन की भी भूमिका आपने बखूबी निभाई। आकाशवाणी कोलकाता एवं स्थानीय टेलीविजन चैनल पर रचनाओं की प्रस्तुति का भी आपने आनंद लिया है। अनेक प्रतिष्ठित साहित्यकारों साहित्यिक संस्थाओं में सक्रिय रही हैं आप लगातार। आपकी संप्रति के बारे में अगर मैं कहूं तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि आपके इतने सारे साहित्यिक गुणों और एक सरल, सहज और बेहद ही खूबसूरत व्यक्तित्व, मन वाली महिला के लिए आपकी इन्हीं क्षमताओं की वजह से शायद पश्चिम बंग हिंद अकादमी के सदस्य के रूप में आपको मनोनीत किया गया है। साथ ही कलकत्ता से प्रकाशित प्रसिद्ध पत्रिका सदीनामा में एक समीक्षक के रूप में और लेखक के रूप में आप बहुप्रिय हैं। इसके साथ और भी कई सारे गुण हैं। इसके अतिरिक्त मैं कहूं तो नृत्य, संगीत तथा अन्य ललित कलाओं में भी आप पारंगत हैं और भी बहुत सारी बातें हैं। उन सबको कहने से पहले मैं अब आपको आमंत्रित करना चाहूंगी। रचना सरन जी, आपका हृदय से स्वागत है। आपके लिए मैं हमारे बहुत ही प्रिय हम सब के, जिनकी तकल्लुफ जो है उर्फ और शून्य है, आप जान ही रही होंगी, वो हमारे हम सब के प्रिय कवि हैं। नाम हम लोग बातों बातों में जरूर लेंगे उनका। उनकी दो पंक्तियां आपके लिए मैं रखना चाहूंगी। ऐसे ही व्यक्तित्व जब होते हैं गणमान्य, ऐसे ही व्यक्तित्व जब होते हैं गणमान्य, जो प्रतिभा संपन्न हो पर रहते हैं सामान्य, जो प्रतिभा संपन्न हो पर रहते हैं सामान्य। ये दो पंक्तियों के संग मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय, आप पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो हमें इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए और हमें इस योग्य समझने के लिए कि आप हमारा इंटरव्यू लें, हमसे बातचीत करें, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। और इतना सुंदर आपने जो हमारा परिचय दिया है, हमें खुद को लेकर अच्छी अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं अंदर से। बहुत बहुत धन्यवाद। और भूपेंद्र सिंह सर की दो पंक्तियां सुनकर तो हम गदगद हो गए। हमें बहुत खुशी हो रही है, सर ने इतनी सुंदर लाइनें हमारे लिए लिखी हैं। बहुत धन्यवाद आपका। और जी द्वारा जी सर लिखा गया ये दो पंक्तियां, इससे बेहतर तो मुझे कुछ लगा ही नहीं आपके लिए। आपके मतलब क्या कहूँ मैं, उतना बोलना तो नहीं आ रहा है मुझे आपकी तारीफ में या आपके सम्मान में। इससे बेहतर कुछ पंक्तियां मुझे नहीं दिखी। तो ये पंक्तियों से धन्यवाद। तो मैम पहले सवाल से शुरू करें या आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, हम आपको और सभी को जितने अभी पटल से जुड़े हैं, हमारे मित्रगण और हमारे शुभ चिंतक, उन सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं हम आपको दिल से, बहुत दिल से, सच्चाई के साथ स्नेह करते हैं, आपका सम्मान करते हैं और आपको नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैम बस इतना है। मैं आपको बहुत दिनों से तो नहीं जान रही, ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको जाना है और आपको जानते हुए जो महसूस कर रही हूँ उसके अनुसार मैं जो कह रही हूँ आप सुन पा रही हैं ना रचना जी? रचना जी देखो तो नेट सही है, ठीक है ना? उनका नेट लगता है कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नेट बाधित हुई है रचना जी की तरफ से।
वेट, देखो तो नहीं नेट है ना प्रॉब्लम। सर रचना जी की तरफ से नेट की प्रॉब्लम हो रही है। हम सबके संग जुड़ी हुई हैं सोनिया अस्क जी। सोनिया मैम स्वागत है आपका। कुमुद मैम जुड़ी हुई हैं। काफी लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक से भी। आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। लगता है रचना जी का नेट कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। वैसे ये आभासी दुनिया है जहां से हम लोग सभी एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, और यहीं से पहचान प्रगाढ़ होती है और एक दूसरे के मन में हम लोग बस जाते हैं। रचना जी एक ऐसी ही शख्सियत है जिनसे मैं आज तक मिली तो नहीं, लेकिन आभासी दुनिया से ही जान रही हूँ, और उनकी प्रतिभाओं को भी पहचाना है, जाना है। कई सारे गुणों की मालकिन है, स्वर की मलिका है, बहुत खूबसूरत गाती हैं वो, और गजलकारा भी बहुत अच्छी है वो। लगता है उनके नेट में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। लॉकडाउन गिफ्ट सीरीज, हाँ ऐसा ही कुछ। इसके पहले तो मैं नहीं जान रही थी, लॉकडाउन में ही जाना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हैं कौन सर? अगर अपना नाम भी लिखेंगे तो बेहतर होगा, सर और मैडम जो भी हैं आप। वैसे रचनाकार ग्रुप के बारे में, मंच के बारे में कहूं, ये एक ऐसा मंच जहां साहित्यिक, सिर्फ साहित्यिक ही नहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, और हमेशा ही नृत्य और भजन और न जाने कितने प्रकार के साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हमेशा ही अनवरत कराता ही रहता है। और हम सब सिर्फ जो लोग एक्सपीरियंस है वही नहीं, नवांकुरों को भी पूरा मौका मिलता है भागीदारी की और अपने प्रतिभा को दिखाने की। और यह मंच जहां नवांकुरों को भी सम्मान करता है, उसका आदर करता है, और सबको एक समान, एक ही पटरी पर लेके चलता है। ये एक ऐसा मंच जहां कोई ऊंच और नीच नहीं है। हमारे आदरणीय सर सुरेश जी सभी को लेकर एक समान, एक ही नजर से देखते हैं और लेकर चलते हैं। और रचनाकार की गिफ्ट है हमारी रचना सरन जी। कुछ क्योंकि हम लोग आभासी दुनिया से मिलते हैं, और इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक खेद और डाटा की प्रॉब्लम्स और भी नेट की प्रॉब्लम्स होती ही रहती है। मौसमी जी, जब तक रचना जी नहीं आती है तब तक क्या मैं ज्ञान गंगा, कल जो 11:30 बजे हमारा कार्यक्रम है उसका प्रोमो चला दूं? चला दीजिए सर। ओ सामवेद के समवेद स्वर, चित्त परिष्कृत अभ्यस्त कर, मनः स्थली बनाकर मंदिर, ज्ञान ज्योति पुंज लौ प्रशस्त कर। अंतस झंकृत करते निनाद और वेद ऋचाएं विज्ञ हों, समुद्र मंथन करती सतत प्रवृत्ति, ज्ञान पुष्ट दृढ़ प्रतिज्ञ हों। तत्परिवर्तनम भव के उद्देश्य को पूरित करती रचनाकार की ऊर्जा निरंतर भारतीय वैदिक संस्कृति के उन्नयन हेतु कार्यरत है। वेद ज्ञान है, वेद ही विज्ञान है। हमारे ग्रंथों में छिपा है अद्भुत ज्ञान विज्ञान। इसे परत दर परत खोलने के लिए, इस ज्ञान को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने के लिए लेकर आए हैं हम साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान गंगा, जिसका सीधा प्रसारण रचनाकार के फेसबुक पटल एवं इंदु कलश यूट्यूब चैनल पर देखिए प्रत्येक रविवार दिन 11:30 बजे। वाह, बेहद सुंदर। कहाँ चली गई थी आप? अरे वो नेटवर्क की प्रॉब्लम, वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। माफ कीजिएगा, जब भी कुछ इम्पोर्टेंट काम होता है कुछ ऐसी अड़चनें जरूर आती हैं। कोई बात नहीं, किसी भी अच्छे काम को होने के पहले रोड रखते हैं, प्रॉब्लम्स तो आती ही है। कोई बात नहीं। तो चलिए वक्त को ना बर्बाद करते हुए मैं आपके सामने पहला सवाल रखती हूँ
वैसे अभी ज्ञान गंगा का प्रोमो चल रहा था, काफी खूबसूरत था सर। तो मैम सबसे पहला सवाल आपसे है, आपने अपने साहित्यिक सफर की शुरुआत कब और कैसे की? आप पहले से ही लेखन में रुचि रखती थी या किसी खास घटना या किसी खास व्यक्ति से प्रभावित होकर ऐसा कदम उठाया? देखिए मौसमी जी, एक्चुअली हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर डेट से हमने साहित्य में प्रवेश किया या लिखना शुरू किया। लिख तो हम बचपन से रहे थे और तब कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हम कवियत्री बनेंगे या बन चुके हैं या कुछ इस तरीके की फीलिंग नहीं आती थी। बचपन में हम कविताएं लिखते थे और पैरोडीज लिखते थे फिल्मी गानों की। और हमारे घर में क्या होता है ना, बन्ने बन्नी जैसे शादियों में होते हैं तो हम फिल्मी गानों पे बन्ने बन्नी भी लिखा करते थे। अब हमें अब जाके समझ में आता है कि वो जो हम लिखा करते थे वो भी बहर में होता था और मतलब जो मीटर होता है जिसपे हम गजलें लिखते हैं, तो जब हम बचपन में लिखा करते थे वो उसी पे होती थी वाला। तब हमें ज्ञान नहीं था इन सब चीज़ों का और हम लिखते आ रहे थे। और जब हमने फेसबुक ज्वाइन किया तब भी ऐसा होता था कि हमारे मित्रों के साथ बातचीत पोएटिक, बहुत कवितात्मक हुआ करती, काव्यात्मक हुआ करती थी। लेकिन फिर भी हम अपने आप को साहित्य के क्षेत्र में नहीं मानते थे। ये हम कहेंगे कि 2015 और 16 में हमने व्यवस्थित तरीके से गजल को हमने लिखना सीखा, उसके उरूज को समझा। और जब लिखना शुरू किया तब भी हम अपने आप को नहीं मानते थे कि हम गजलकारा बन गए या साहित्य में बस लिख लेते हैं वाली फीलिंग थी। ये अब धीरे धीरे शनय 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 ऐसा होता जा रहा है कि हमें पता चल रहा है कि हम साहित्य के क्षेत्र में हैं और वहाँ अपना कार्य कर रहे हैं। तो किसी बचपन से लिख रहे थे लेकिन कोई ऐसी पर्टिकुलर डेट नहीं थी कि हमने साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया है। क्या पारिवारिक माहौल था क्या साहित्यिक, या आपके नेचर में ही था? नहीं, हमारे यहाँ माहौल भी था, पढ़ाई लिखाई का था। पापा हमेशा हमें इनकरेज करते थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जितना ज्ञान मिले उतना अच्छा है। नथिंग पेज मोर देन नॉलेज। पापा का एक वाक्य जो हमें शादी के बाद तक, जब तक पापा थे इस दुनिया में तब तक हम उनसे ये लेक्चर जरूर सुनते थे कि नथिंग पेज मोर देन नॉलेज। ज्ञान से ज्यादा आपको कोई भी कीमती चीज नहीं है, उससे रिटर्न आपको किसी और चीज से नहीं मिलेगा जितना ज्ञान से मिलता है। तो पढ़ाई लिखाई का माहौल हमारे यहाँ हमेशा से था और उसी के चलते, और हमारे घर में बहुत किताबें हुआ करती थी हर तरीके की, हर प्रकार की। तो पढ़ते थे, हमें पढ़ने का बहुत शौक था और उसी का ही परिणाम है जो आज हम लिख पाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक और सवाल रखना चाहूंगी, जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि आपको पश्चिम बंग हिंदी अकादमी का सदस्य चयनित किया गया है, जो कि हम सभी हिंदी भाषियों के लिए गर्व की बात है और हम सभी महिलाओं के लिए भी ये बड़ी गर्व की बात है। हम यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि हम सभी जानना चाहेंगे कि कैसे संभव कैसे हुआ? जी, ये संभव कैसे हुआ है इसके लिए तो हमारा एक ही जवाब है, समय। अरविंद जी का बहुत ही खूबसूरत एक स्टेटमेंट था कि हमारा अभी विनोद सर जी का आ रहा है कि हमारे इस पटल पर रचना जी जैसे बहुमूल्य रत्न बहुत ही अथक प्रयास से मिलती है और उस पर रचनाकार मंच मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। इतनी अच्छी रचना। बहुत धन्यवाद विनोद सर, आपको सादर प्रणाम। विनोद सर से और भूपेंद्र सर से हमें हमेशा पिता जैसा प्यार मिलता है, हमेशा उनका आशीर्वाद और स्नेह हमेशा, और हमें बहुत प्रोत्साहन भी मिलता है दोनों से ही। हमारे लिए दोनों पिता तुल्य हैं, दोनों को हम नमस्ते करते हैं। दोनों जन आप सभी को मेरा सादर नमन। विनोद सर आपको भी सादर नमन मेरा। हाँ, तो मैम सवाल पे आते हैं। तो इतना शुभ कैसे प्राप्त हुआ आपको? ये इसका हमारा जवाब यही होगा कि समय, जब समय आता है तो अपने आप अच्छी अच्छी चीजें
होने लगती हैं और सब कुछ रास्ता जैसे एकदम सरल सा हो जाता है। तो हमने कभी प्रयास नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि हमें इस तरीके की सुअवसर प्राप्त होगा जब हम साहित्य को अपना योगदान दे पाएंगे और साहित्य के माध्यम से समाज को हम अपना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, अपना योगदान दे पाएंगे। लेकिन चकित करने वाली बात हमारे लिए भी थी कि ये कैसे हुआ, लेकिन हुआ है। तो इसका उत्तर यही है कि सितारों ने कहा, भगवान ने चाहा और हो गया। बिल्कुल, सब चीज का एक सही वक्त होता है और उस वक्त वो काम हो ही जाता है। बिल्कुल नियत होता है, जो नियति में है वो होना ही है। अभी जब तीसरे सवाल पे आएंगे तो इससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि आपकी जो संचालन मैंने जो देखी आभासी दुनिया में, जब मैंने आपको देखा, आपका संचालन देखा, आपकी गायकी देखी, आपकी बात सुनी, आपसे का व्यवहार देखा, जो मुझे काफी आकर्षित किया। तो उसी से संबंधित ये मेरा सवाल है कि आप एक कुशल संचालिका हैं, तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि कुशल संचालन के लिए किस प्रकार की योग्यता व तैयारी की आवश्यकता पड़ती है। उनकी नेटवर्क बहुत बाधित हो रही है आज लगातार। काफी लोग जुड़े हैं, विनोद सर जुड़े हैं, अरविंद सर, विश्वजीत सर, पुष्पा जी, कुमुद और सोनिया, महिमा मैम भी शायद जुड़ी हुई हैं। सर जब तक सबके कमेंट दिखा देंगे तो कमेंट्स में पढ़ लूंगी। वो बातों के दौरान मैं पढ़ नहीं पा रही थी ठीक से। रचना जी का विनोद सर, आपके संग भी मेरा कार्यक्रम था और मुझे अच्छे से याद है। एक और कार्यक्रम जरूर करेंगे सर। पुष्पा मैम का भी अभिवादन करती हूँ मैं, स्वागत है। हम अपने दूसरे डिवाइस से आए हैं आज तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है जी, क्षमा कीजिएगा। हम कहाँ पे थे? यह रचना के लिए विनोद सर लिख रहे हैं, यह रचना के लिए चुनौती भरा कार्यकाल है। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए रचना बहुत योगदान दे सकती है। अपने लोगों की रचनाओं को आपके माध्यम से रिकॉग्नाइजेशन मिल सकती है। रचना जी आपकी, सुरेश नीरव सर संचालन के लिए आप जी ये सवाल था मेरा। एक संचालक इसका जवाब किस तरह की तैयारी करनी पड़ती है? अभी हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि किसी भी कार्यक्रम का संचालन कुछ इस तरीके से है जैसे एक बस का ड्राइवर होता है जिसके हाथ में स्टीयरिंग व्हील होता है, और वो जो बस है वो कार्यक्रम है जिसका पूरा स्टीयरिंग व्हील, जिसकी पूरी बागडोर संचालक के हाथ में। उसके लिए वो उसे कुशलता पूर्वक चलाए, उसके लिए सबसे पहले जो पहली चीज जिसकी आवश्यकता है वह है आत्मविश्वास, अपने आप पर विश्वास हो कि हाँ यह काम मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद दूसरी चीज, जो विषय चल रहा है, जिसके बारे में वो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसकी जानकारी आपके पास होनी बहुत जरूरी है। यदि नहीं है तो थोड़ी सी पढ़ाई उसकी करनी चाहिए ताकि आप वहां पे कोई ऐसी स्थिति आ जाए जहां आपको बोलना पड़े उस पर्टिकुलर विषय के बारे में, तो आप उसके काबिल हो, आपको झांकने पड़े। दूसरी बात ये कि थोड़ा सा आपको प्रेजेंटेबल होने की जरूरत है, आपकी भाषा शुद्ध हो। हम इस बात पे बहुत ध्यान देते हैं कि भाषा हम अच्छी स्तरीय भाषा का इस्तेमाल करें, सही भाषा, शुद्ध भाषा बोलें, और टीका टिप्पणी जब हम करें तो शो ऑफ नहीं करें। हम अपनी खुद की प्रशंसा, आत्मश्लाघा के तने पे उगा हुआ फूल नजर ना आए, हम दूसरों की प्रशंसा करें
टीका टिप्पणी वहां पे बहुत ज्यादा ईमानदारी दिखाने की जरूरत है कि आपने यहाँ पे त्रुटि किया, वहां स्टेज पर खड़े होकर शुरू हो जाएंगे, काम संचालक का नहीं है। तो वहां पे जो भी आ रहे हैं उनकी हम प्रशंसा करें, उनका मनोबल बढ़ाएं और कार्यक्रम को रोचक बनाए रखें। उसके लिए नॉलेज जनन मतलब उस विषय के समय में संदर्भ में आपकी नॉलेज हो, आत्मविश्वास हो, और थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन, जो आवाज का स्वरों का उतार चढ़ाव, वो आपकी प्रेजेंटेशन को प्रभावी बना देगा। ये सब चीजें इन गुणों के साथ इंसान मंच संचालित कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छे अच्छे सारे टिप्स आपसे जानने को मिले। मुझे लगते हैं जो लोग की आगे की प्लानिंग है संचालन का, एंकरिंग का, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इवन मेरे लिए भी बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। तो बहुत इसके लिए सबसे पहली बात थोड़ी पढ़ाई की जाए। जितनी इंसान पढ़ता है उतनी उसकी भाषा भी अच्छी होती है, उतने विचार भी उतने अच्छे आते हैं। और विचार जब आपके पास होते हैं तो आप उसे कहीं पे भी आप बोल सकते हैं, और विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ता ही। जी जी। जैसा कि मैं जानती हूँ कि आप गजल बहुत अच्छा गाती हैं, और मैंने सुना भी है। जी। अगर आपके पास फिलहाल अगर कोई एक गजल हो तो जरूर सुनाएं अपनी मधुर आवाज में। अच्छा। या कुछ दो पंक्तियां वगैरह भी आप सुना सकती हैं जो आपको यादों में है अभी। कुछ अभी कल की परसों मैं देख रही थी किसी पटल पे आप अंगूठी से संबंधित कुछ बहुत ही अच्छा कुछ गा रही थी। बहुत ही वो हमारी पसंदीदा बहुत छोटी सी बहन की छोटी सी गजल है। हम उसके दो शुरुआती 2-4 पंक्तियां सुनाएंगे। जरूर जरूर जरूर, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। नजरों का मिलना था से, नजरों का मिलना था से, ख्वाब सजा एक अंगूठी में, गले अंगूठी में चैन गए एक अंगूठी में, नजरों का मिलना था से, ख्वाब सजा एक अंगूठी में, दिल एक अंगूठी में। सुन रही थी, बेहद खूबसूरत लग रहा था। मैंने वहाँ कमेंट्स भी किए थे आपकी इन्हीं अदाओं को लेकर के। ये मेरा चौथा सवाल है आपसे। आपको संगीत और नृत्य कला में विशेष रुचि है, क्या आपने इसमें विधिवत शिक्षा प्राप्त की है? इतना अच्छा जो आप पूरे सुर में गा लेती हैं, सारे लयबद्धता इतनी अच्छी रहती है, नृत्य भी आपका इतना अच्छा रहा है, मैंने रचनाकार के प्रोग्राम में आपको देखा है, तो इसकी क्या आपने विधिवत प्राप्त की है? नृत्य हमारा पहला प्यार था, हमारा पैशन है आज भी। और स्कूल से हमने कथक सीखा है। हमारे पास चॉइस होते थे 2 सब्जेक्ट्स की, स्पोर्ट्स या नृत्य, डांस। तो हमने कथक चूज किया था। हम ट्रेन है कथक में बस। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमने कोई डिग्री नहीं ली है, उसमें कोई विशारद वगैरह नहीं किया है, लेकिन कथक सीखा है। हमें डांस का बहुत शौक है। बाद में शादी के बाद हमने वेस्टर्न डांस भी सीखा, और हमने कई वर्षों तक बच्चों को सिखाया भी है। तो हमारी नृत्य कार्यशाला चलती थी, जो अभी नहीं है, अब बंद चुकी है। और संगीत का ये था, उसकी भी हमने कोई डिग्री वगैरह नहीं ली है। पहली बात तो ये कि हमारे घर में माहौल था संगीत का। अच्छा जी। हम एक कायस्थ फैमिली को बिलोंग करते हैं, माथुर फैमिली को बिलोंग करते हैं। हम लोगों के यहाँ संगीत का बहुत ज्यादा जोर रहता है। संगीत हमारे रूटीन का एक हिस्सा है। तो संगीतमय माहौल हमें मिला। हमने वो संगीत की भी कोई डिग्री नहीं ली है, लेकिन ये होता था कि छुट्टियों में अपनी कॉपी उठाई और चले गए, और हमने संगीत सीखा है।
अच्छा, ज्ञान है हमें थोड़ा सा, बस इतना। और बाकी हम ये नहीं कह सकते। जी, फेसबुक से कोई कह रहे हैं, नाम तो उनका मैं नहीं देख रही हूँ, रचना सरन, यू मस्ट बी नोइंग रविंद्र संगीत, could you please sing Hindi Ravindra Sangeet? Is it possible, Rachna ji, right now? Right now हमें रविंद्र संगीत हमें बचपन में डांस किया था, बहुत सुंदर। हाँ, पुष्पांती तो हमें बहुत प्यार मिलता है, वो शी इज सच एन अफेक्शनेट लेडी, वो बहुत प्यार करती हैं और खुद बहुत टैलेंटेड लेडी हैं। तो हाँ, एक सॉन्ग था, हम दो पंक्तियां सुनाएंगे रविंद्रनाथ, इसमें हमने बचपन जरूर जरूर। बसंती फूल गाथिलो আমার জয়মালা, প্রাণের দক্ষিণ হাওয়া আগুন জ্বালা, বসন্তি ফুল গাথিলো আমার জয়মালা, কহিল প্রাণের দক্ষিণ হাওয়া আগুন জ্বালা, বসন্তি ফুল গাথিলো আমার। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। पुष्पा कन्यान मैम जी लिख रही है, एशो दुर्गो तो देशे दुर्गो मोता नाशिनी। हाँ, तो कुछ पंक्तियां सुनाते हैं हमको, ये हमारा बहुत बहुत पसंदीदा भजन है, सुनिएगा। एशो दुर्गो तो देशे दुर्गो नाशिनी, दश भुजा दुर्गा गिरि दुहिता, क्या बात है। बंगाल में है तो हम आपको एक और भजन सुनाएंगे, वो जी भी हमें जरूर बहुत पसंद। ये भी एक महालया, जी महालया वाले दिन आप हमारे कलकत्ता में ये स्वर हर घर से हर मंदिर से गूंजते हुए सुनाई देते हैं, वो हम जरूर अपने सभी दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। जी जरूर जरूर। जागो घूमे जागो, जागो दुर्गा, जागो दश प्रहरण धारिणी, अभया शक्ति बलप्रदायिनी, जागो तुमी जागो, प्रणमे वरदा अभया तुलान, बहुबल धारिणी विपुल धारिणी, जागो शौनमयी चंडिका शंकरी, जागो जागो सुर विनाशिनी, जागो तुमी जागो। অদ্ভুত অদ্ভুত, খুব ভালো হয়েছে। এত সুন্দর শুনে মা দুর্গা নিশ্চয়ই চলে আসবে, একদম মা সরস্বতী আপনার মুখে একদম পাস করছেন, কত সুন্দর। सच कहूं तो बचपन से लेके आज तक ये जो महालया का दिन है, सुबह हम लोग तब से सुन रहे हैं जब रेडियो में ये बोला जाता था, सुबह सुबह ये जो दुर्गा जी का जो श्लोक होता था, स्तुति होती थी, और तब से लेके आज तक सुनने की आदत सी हो गई है। और अभी आपसे सुन के वाकई में लग रहा है दुर्गा पूजा बहुत पास में है, ढाक वाक बजने लगी है, यूं लगा मुझे अभी तो। बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, काफी गुणों की भरमार है आप।
चलिए, और मैं इतनी अच्छी महिला के समक्ष आज बैठी हुई है, मेरे लिए भी गर्व की बात। अच्छा, तो आज हम लोग, हाँ कहिए, आप कुछ कह रही थी। हम कह रहे थे हमें आप सबका प्यार मिल रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपसे और जितने दर्शक हमें कमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, हालांकि कुछ के नाम नहीं दिख पा रहे, हम नाम से नहीं जज कर पा रहे हैं कि कौन है, लेकिन हमें बहुत अच्छा लग रहा है सबका प्यार। जी, जैसे कि हाँ, कल शिक्षक दिवस है, उसकी पूर्व संध्या में आज हम लोग बैठे हैं, तो यहाँ से एक सवाल मैं आपको कहना चाहूंगी कि कल तो शिक्षक दिवस है, तो इस अवसर पर आप आज के शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगी? आज जो माहौल है, आज जो शिक्षकों को जिस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है ऑनलाइन पढ़ाते हुए, और आजकल जो विद्यार्थियों की जो परिस्थिति हो आई है, विद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण करना वो एक अलग माहौल होता है, और घर में बैठ के ऑनलाइन शिक्षा लेना, ये कहाँ तक कितना सही है, कितना सार्थक हो पा रहा है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं, जानना चाहेंगे आप। जी जरूर। शिक्षक, सबसे पहले तो ये हम, हालांकि बहुत बार बोली और पढ़ी गई बात है, वो हम दोबारा से दोहराना चाहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में शिक्षकों को हमने हमेशा भगवान का दर्जा दिया है, हमने बल्कि भगवान से भी ऊपर उनको माना है, भगवान तक पहुंचने का जरिया। जैसे कि हमारे शास्त्रों में हम हमेशा ही पढ़ते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव और अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब जो ईश्वर, अखंड ईश्वर है, जो चर अचर सभी में व्याप्त है, उस तक पहुंचाने वाला, मेरे अंदर ईश्वर को दिखाने वाला, स्थापित करने वाला गुरु। गुरु को हमेशा हमारी संस्कृति में हमने नमन किया है, उसको बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। लेकिन आज की स्थिति बहुत अलग है, जो हम शास्त्रों में पढ़ते और अपनी संस्कृति के बारे में बोलते आ रहे हैं। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो शिक्षण कार्य आज सिर्फ एक धनोपार्जन का ही एक माध्यम रह गया है। अपवादों की बात हम नहीं करेंगे, हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि सबका लक्ष्य एक पैसा कमाना ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो एक मेजर, एक बहुतायत में जो देखा जा रहा है वो यही है कि एक नौकरी है या एक पैसा, ब्रेड एंड बटर अर्न करने का एक जरिया है शिक्षण। शिक्षण, जी बिल्कुल। लेकिन हमें ये लगता है शिक्षक एक ऐसा, शिक्षण का जो व्यवसाय नहीं बोलना चाहिए, कार्य जो है एक ऐसा है, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बच्चे का भविष्य ही नहीं, एक समाज का, एक देश का भविष्य तैयार करने के लिए। तो आपके अंदर सबसे पहले आपको अपने अंदर वो गुण पैदा करना चाहिए जो आप अपने अपने शिष्यों में आप उस चीज को आगे पास ओवर करना चाहते हैं, कि आप जो आप बच्चों को सिखाते हैं। इस बात से तो कोई मना नहीं कर सकता, इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि टीचर जो बच्चे को सिखाता है वो बच्चे के लिए एकदम परम सत्य। अब मम्मी भी बोले बेटा ऐसा नहीं, ऐसा है तो नहीं, टीचर ने बोला है तो वही सत्य। इसलिए टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है कि वह सही ज्ञान दे बच्चे को, अच्छा ज्ञान दे। और आज के समय में जब इतनी ज्यादा मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ इतना ज्यादा हर किसी का ध्यान और सब अट्रैक्शन उधर ही है, ऐसे में शिक्षक की एक बहुत एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह बच्चे के मस्तिष्क में उस चीज को डाले कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है अपने स्वयं के प्रति, अपने परिवार, अपने समाज और देश के प्रति। ये शिक्षक तभी कर सकता है जब उसके अंदर भी वो सब गुण होंगे, वो क्वालिटी होगी, वह सोच होगी उसकी। इस चीज की कमी हम बहुत ज्यादा, बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं कि ये चीज नहीं हो रही है। क्योंकि हम जब अपने बच्चे को सामने पढ़ते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि काश टीचर बच्चे को सही और गलत का अंतर भी सिखा रही होती, अपने जीवन के सही और गलत भी सिखा रही होती, सिलेबस कंप्लीट करने के अलावा।
अलावा अब शिक्षकों के शिष्यों की बात करें, छोटे बच्चों की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन बड़े बच्चों के लिए हम ये जरूर कहेंगे कि ये हमारी शिष्टाचार है कि हमें शिक्षक ने जितना दिया है हम उसका रिटर्न करें, सबसे पहले सम्मान देकर। उसके बाद जो शिक्षाएं मिली है उसका प्रयोग हम निजी स्वार्थों के अलावा थोड़ी अपनी जिम्मेदारी समझें, अपने देश, अपने समाज के लिए। और आज वो टाइम है, ये हाई टाइम है कि हम सब मिलके अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, जो इस वक्त बहुत ही एक ऐसी स्थिति में आ गई है कि कहीं से हल्का सा टल्ला धक्का गया और वो गई पतन की ओर। पतनोन्मुख हम कहेंगे वो हो रहा है, और इसे हम शिक्षक और शिष्य और हम सभी की जिम्मेदारी, हम सभी कहीं ना कहीं एक स्थान पर शिक्षक हैं तो कहीं दूसरे स्थान पर शिष्य हैं। हर जगह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस चीज को संभालें, अपनी संस्कृति का ध्यान रखें, अपने देश का ध्यान रखें। और ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, इसे हमको करना चाहिए। इसके ऊपर हमें एक्चुअली हमें एक्शन लेना चाहिए, लेना होगा, तभी हम कुछ अपने देश के लिए अच्छा कर पाएंगे। बस हमें शिक्षण दिवस पे इतना ही कहना। विनोद सर लिख रहे हैं, शिक्षकों के वेतन ज्यादा होने चाहिए और उनकी स्किल अपग्रेडेशन हर 2 साल में होनी चाहिए। शिक्षक को विदेशों में कम से कम एक बार भेजा जाना चाहिए। इस बात से हम बहुत सहमत हैं कि शिक्षकों के वेतन अधिक होने चाहिए। और शिक्षकों को बहुत हमने कहीं एक पढ़ा था आजकल कि विदेशों में, कुछ देशों में तो ऐसा है कि शिक्षक के लिए ट्रांसपोर्टेशन फ्री है। उनको अगर उनके ऊपर कोई केस बनता है, जेल जाने से पहले उनको पुलिस को भी कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। वो आसान नहीं है किसी भी शिक्षक के ऊपर कोई चार्ज लगा देना। बहुत सम्मानीय व्यवसाय या चीज कार्य है ये शिक्षण का, इसे कम नहीं समझना चाहिए। तो हमारे देश में तो बेचारे शिक्षक, सरकारी शिक्षक तो इलेक्शन की ड्यूटी कर रहे हैं, वो इधर उधर के कार्य अधिक कर रहे हैं, जनगणना का कार्य कर रहे हैं, वो शिक्षण के अतिरिक्त बाकी कार्य अधिक कर रहे हैं। ये एक शोचनीय स्थिति है, इस पे तो कार्य होना बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि अगर सरकार इन अतिरिक्त कार्यों के लिए अतिरिक्त जनसंख्या को कार्य दे, उनको रोजगार दे, तो शिक्षण का कार्य भी अधिक होगा। जो बेरोजगार बैठे हैं घर में उनको भी काम मिलेगा। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, लेकिन जो है उसमें हम, हमारे हाथ में जो है हमें उतना तो करना ही चाहिए। बाकी हर किसी के हाथ में जितना जो पॉसिबिलिटी है करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए भी कहेंगे कि उन्हें भी शिक्षकों को सम्मान करना जरूर सीखना चाहिए, जो कि दिन पर दिन बहुत कम होता जा रहा है। मैं ये बहुत ज्यादा शिक्षा से भी हम शिक्षा की कमी ही कहेंगे कि हम अच्छे संस्कार अपने बच्चों को नहीं दे पाते। हम लोग अपने घरों में जितना देंगे वो देंगे, लेकिन बच्चा किसी शिक्षक से जितना ज्यादा सीखता है वो कहीं और नहीं सीख सकता, क्योंकि उसके लिए शिक्षक का, जैसे कि हमने पहले भी बोला, शिक्षक का कहा हुआ हर शब्द परम सत्य हो, छोटे बच्चों के लिए खास तौर से। तो शिक्षक की इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो अच्छी शिक्षा दे, अच्छे विचार और अच्छे संस्कार अपने छात्रों को दे। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा सहमत हूँ और बहुत ही सही वक्तव्य आपने रखा अपनी। तो शिक्षा और शिक्षक को लेकर के जब बातें चल रही है, शिक्षक और शिक्षा, इस विषय को लेकर जब बात चल रहा है और हम लोग जान रहे हैं कि अभी हिंदी पखवाड़ा भी चल रहा है, तो क्यों ना हिंदी को भी छूते हुए हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि अभी हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, जैसा कि मैं कह रही थी। मेरा सवाल आपसे यह है कि वर्ष में एक बार हिंदी दिवस मना लेना ही हिंदी भाषा की उन्नति के लिए कितना सार्थक है? इससे अधिक उपयोगी बनाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? साल में एक बार हिंदी दिवस मना लेना, साल में कुछ भी नहीं मनाने से तो बेहतर ही है, लेकिन सिर्फ एक बार, एक दिन के लिए या एक पखवाड़े के लिए हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़ा मना लेना भी पर्याप्त नहीं है।
और ये पखवाड़ा हमने मना लिया। इस एक 15 दिनों के लिए हमने हिंदी की गुणगान किया, हम हिंदी बोले, हम हिंदी भाषी, इतना कर लिया। ना उन 15 दिनों के पहले, ना उन 15 दिनों के बाद हमने हिंदी के उन्नयन के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए कोई कार्य किया। तो ये पखवाड़े की भी क्या सार्थकता है, ये इससे हम बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं इस चीज को। जो चीज हम समझ पाते हैं वो ये है कि हिंदी के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है वो इतना ज्यादा, मतलब हम बहुत निकृष्ट वर्ड हम यूज करना चाहते हैं, शायद इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन सच यही है कि हिंदी को और हिंदी भाषियों को बहुत दोयम दर्जे का माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति, ये बहुत साधारण सी हम बात बोलेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी में बात कर रहा है अपनी, तो हम उसको बहुत एलीट बोलेंगे, वो पढ़ा लिखा इंसान है, बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है। लेकिन कोई हिंदी बोल रहा है, वो उस इंग्लिश स्पीकिंग से कहीं ज्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन वो हिंदी बोल रहा है या अंग्रेजी का शब्द या नहीं बोल पा रहा है, अंग्रेजी गलत बोल पा रहा है, तो उसको अनपढ़ वाली श्रेणी में डाल दिया जाता है। और यह सिर्फ हमारी मानसिकता है, ये हमारी मानसिकता है जो अंग्रेजों के टाइम से जैसे डेवलप की गई है, उसको बनाया गया है। एक सेकंड क्षमा कीजिएगा, ये हमारे विवाह जब तक एक बार हमारे कार्यक्रम में अपनी झलक न दिखाते, हमारा कार्यक्रम संपूर्ण नहीं होता। क्षमा नहीं। तो हम उस मानसिकता के बारे में बात कर रहे थे। हमें उस मानसिकता को दूर करने के, उस पे आघात और उस पे प्रहार करने के लिए जिस दिन हम कार्य करना शुरू कर देंगे, उस दिन हम समझेंगे कि ये हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा अपनी सार्थकता को लिए हुए है। अन्यथा उन 15 दिनों में हम हिंदी 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 करते रहे, उसकी कोई कीमत नहीं है हमारी समझ में। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं ये हमारे खुद के विचार हैं, हो सकता है हम गलत भी हैं, लेकिन हम ऐसा ही सोचते हैं। जब हम आपको बताना चाहेंगे कि जब हमारी हिंदी अकादमी की पहली मीटिंग हुई थी, तो सबसे पूछा गया था कि आप क्या चाहते हैं, आपके क्या प्रयोजन है, आप क्या अकादमी में आप आ गए हैं, आपके हाथ में अब कुछ शक्ति आई है, तो आप क्या करना चाहेंगे। तो हमारा यही कहना था कि हम उस मानसिकता पर प्रहार करना चाहेंगे, हम और उसके लिए हम छात्र वर्ग से शुरुआत करेंगे कि उसके दिलो दिमाग पे ये हो कि हिंदी भी एक सम्मानीय भाषा है। हम अगर उसमें वार्तालाप करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं, वो अच्छाई है। बल्कि हम चाहेंगे कि हम और हिंदी भाषा को और भी ज्यादा ऊपर लेके जाएं, हमारे प्रयोग में बहुतायत में हिंदी हो। हिंदी के क्या होता है ना, एक चीज हम और बोलना चाहेंगे कि होता ये है, लोकतंत्र में बहुत खामियां हैं, बिल्कुल ये तो ये नहीं सुधरी तो बहुत रोना पड़ेगा। हम बिल्कुल इस बात से सहमत हैं आचार्य राहुल शर्मा जी, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम सबको इस अभिप्रण कर लेना चाहिए कि हम करेंगे काम हिंदी के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। संस्कृति और हिंदी को हम साथ साथ ही मानते हैं, कुछ अलग नहीं है हमारे लिए। तब हमने उनसे यही कहा था कि इस मानसिकता पर प्रहार करना है, और ये जो एक मेंटालिटी है हम लोगों की कि अंग्रेजी भाषा ही बहुत अच्छी है, अंग्रेजी बोलने वाले ही पढ़े लिखे हैं, उसको हम दूर करें, और इसकी शुरुआत हम अपने आप से। जी ही हमारा बहुत सही कह रही हैं। हिंदी को प्राथमिकता देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, हम एक बात और कहना चाह रहे थे, क्षमा कीजिएगा, हम एक बात और कहना चाह रहे थे। हमारे साथ यह हमारा पर्सनल अपना निजी अनुभव है कि हम पढ़ते बहुत हैं, हम बहुत अच्छी किताबें हमने पढ़ी हैं, तो क्या होता है कुछ बहुत अच्छे शब्द मिलते हैं, अच्छी वोकैबुलरी जो होती है, हम अंग्रेजी की भी लिया करते हैं, हम हिंदी की भी बहुत लेते हैं, और फिर वो जब हम लिखते बैठते हैं तो वो शब्द अपने आप स्वतः ही हमारी लेखनी में उतरने लगते हैं, मस्तिष्क में बैठे हैं। जब हम लिखना शुरू कर रहे हैं तो वो स्वतः ही आने लगते हैं। तो ऐसा हुआ था एक बार कि बहुत तत्सम शब्दों का प्रयोग करके हमने कुछ लिखा, तो कुछ कमेंट आए, तो हमने उस कमेंट का
जाहिर है कमेंट नेगेटिव भी थे, तो हमने उसका जवाब इस तरीके से दिया था कि यदि हम इन शब्दों का प्रयोग अपनी लेखनी में, अपने वार्तालाप में नहीं करेंगे, हाँ किसी ने लिखा था कितने कठिन शब्द हैं, कुछ इस तरीके से लिखा, तो हमने कहा था यदि हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो ये हमेशा के लिए कठिन ही बने रहेंगे। जिस दिन हम उन शब्दों का प्रयोग निरंतर अपनी भाषा में, अपनी लेखनी में हम करते रहेंगे, तो जो पढ़ रहा है, जिसके लिए वो जो अनजान है उन शब्दों से, वो भी एक बार शब्दकोश खोलेगा, उसका अर्थ देखेगा, फिर उसके लिए तो वो शब्द आसान हो जाएगा, वो उसको फिर से प्रयोग करना शुरू करे, और इस तरीके से जिसे हम क्लिष्ट भाषा बोलते हैं वो भी प्रचलन में आ जाएगी, और फिर वो क्लिष्ट नहीं रह जाएगी। फिर किसी को ये नहीं कहना पड़ेगा कि बहुत कठिन है। एक जगह हमने एक टिप्पणी पढ़ी थी, सुरेश सर की ही एक कविता थी किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, उनके काव्य में तत्सम शब्दों का बहुत ज्यादा बहुतायत में प्रयोग होता है, तो किसी एक ने लिख दिया था कि ऐसी रचनाएं ही पाठकों को हिंदी से दूर कर देती हैं। हमारे मस्तिष्क के सभी तंतु जाग उठे थे कि इस टिप्पणी का क्या मतलब हो सकता है, क्यों, ये भाषा हमारी है, हमारी हिंदी ही तो है वो, हम क्यों नहीं उसको इस तरीके से ले कि ये जो तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, प्रांजल भाषा का प्रयोग हुआ है, हम इसको आसान कर दें कि वो इतनी उसकी खूबसूरती से वो आप उससे आप इनकार नहीं कर सकते। हिंदी बहुत ही सुंदर भाषा है, बहुत ही सुंदर भाषा है। अगर आपको उसका अर्थ पता है तो आप पाएंगे कि आप उसको बोलने में आपको गर्व का अनुभव होगा, इतनी सुंदर भाषा। तो हम अगर इस भाव को, ये शब्द पाठकों को दूर करता है, इस भाव को हटा के अगर हम इस तरीके से करें कि इसको हम अपने प्रचलन में क्यों ना ले आए कि पाठक जितने भी हैं जो नहीं भी जानते वो भी इसका इस्तेमाल करने लगे, तो स्थिति ही बदल जाएगी। जी बस यही। बहुत सही कह रही है, बहुत ही सही। हिंदी वाकई में बहुत ही समृद्ध भाषा है और इसका जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, व्यवहार किया जाए, उतना ही बेहतर है। हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे हम सब के आदरणीय हमारे गार्जियन श्री सुरेश सर जी आ गए हैं। सर आपकी तरफ सवाल हो तो बेहतर। मैं सिर्फ 1 मिनट में आऊंगा, 1 मिनट में बीच में डिस्टर्ब करने आया हूँ। इतनी रोचक और इतना अच्छा विषय है और इतनी सुंदर चर्चा चल रही है, तो मैं बीच में टपकने का मोह नहीं छोड़ सका है। तो ये मेरा मैं अनाधिकृत रूप से टपका हूँ, मैं अनाधिकृत रूप से टपका हूँ कि दो बातें हुई, एक तो हिंदी के बारे में और एक शिक्षक के बारे में। तो शिक्षक के बारे में तो मैं कहूँगा कि जो स्थिति भारत में शिक्षकों की है, कुछ तो अपने शिक्षकों ने अपने आप बनाई है और कुछ जो स्थिति है वो समयानुसार हो गई है। तो अपने आप बनाई है तो क्या है, इन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता छोड़कर धन उपार्जन को प्राथमिकता देना प्रारंभ कर दिया। जी। प्राइवेट कोचिंग चालू कर दी, कोचिंग सेंटर चालू कर दिए, और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, व्यवसायीकरण क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। यह स्थिति विदेशों में नहीं है। आज हम कहते हैं कि विदेशों के बराबर शिक्षकों को होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। आज जापान के अंदर शिक्षक को एक मिनिस्टर से ऊपर वीआईपी माना जाता है, बहुत रिस्पेक्ट दिए जाते हैं। जितने शिक्षक हैं वो सबसे पहले वीआईपी है, उसके बाद मिनिस्टर्स और ये सब हैं वीआईपी। हाँ, भारत में तो शिक्षक बेचारा इधर से उधर डोलता रहता है। ये तो स्थिति शिक्षकों की है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। दूसरी बात के ऊपर जो रचना जी ने बहुत अच्छी कही कि हिंदी के लिए, कि हिंदी के तत्सम शब्द बोलिए, चाहे प्रांजल शब्द बोलिए, क्लिष्ट शब्द बोलिए, तो आगे तो ये जो शब्द जो उपयोग करते हैं तत्सम, प्रांजल, क्लिष्ट, इनका अर्थ ही लोग जो बोलने वाले, लिखने वाले लिखते हैं उसका अर्थ ही नहीं जानते हैं। लोग स्वयं नहीं जानते हैं कि तत्सम किसको बोलते हैं, क्लिष्ट किसको बोलते हैं और प्रांजल किसको बोलते हैं। हाँ, वो आगे अगर इन शब्दों को खुद लिखते हैं और उनका अर्थ खुद समझ जाए, हाँ, तो आगे टिप्पणी करना बंद कर देंगे वो। हाँ, मगर मैं कहता हूं कि अगर हम हिंदी के अंदर बंबई की सिनेमा की भाषा ही प्रयोग करेंगे, हाँ, तो फिर हिंदी कहाँ जाएगी? हिंदी को कौन बचाएगा? तो हिंदी को बोलने के लिए 3 तरीके होते हैं।
एक व्यवहार के होते हैं, एक तो होता है कि भाई हम अपने पद्य की जो कविता की भाषा होती है, साहित्य की भाषा होती है, वो अलग होती है। एक भाषण की भाषा अलग होती है, एक गद्य की कहानियों की और ये सब की भाषा अलग होती है, एक आम बोलचाल की भाषा अलग होती है। तो जो व्यक्ति इन तीनों भाषाओं को पहचानता है वो कभी हिंदी को दूर नहीं कर सकता है। तो मेरा यही निवेदन है कि आप लोग जो भी भाषा बोलें, बट तीनों भाषाओं को, तीनों तरीकों को आप अपना बराबर उनका संयम रखें, संयोजन रखें और आपस के अंदर उनकी मिलान रखें, तभी ये हिंदी आगे बढ़ेगी, नहीं तो हिंदी डूबती जाएगी। धन्यवाद। मैं इतना ही बोलने आया था। को आगे बढ़ाने के लिए हम हिंदी भाषियों को ही आगे बढ़कर इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने की आवश्यकता है। आचार्य राहुल जी कह रहे हैं, आचार्य राहुल जी का जब तक आरक्षण समाप्त नहीं होगा तब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। आरक्षण एक अलग विषय है, इसको आज हम लोग ना उठाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आरक्षण विषय अभी हम लोगों ये इसके ऊपर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। हाँ, बहुत सारी विषयों पे बात आज मैं रचना जी से एक बात मैं भी पूछना चाहूंगा, मौसमी जी अगर आप इजाजत दें तो। हाँ सर, जरूर सर जी, इजाजत की क्या बात है। रचना जी, मैं आपको ज्यादा तो नहीं हुआ, पिछले 2 या 2.5 वर्षों से या 3 वर्षों में, अधिकतम 3 वर्षों से जानता हूँ, उससे ज्यादा नहीं जानता हूँ। और जितना जानता हूँ तो, और हमारी रचनाकार संस्था के अंदर, और जितना जानता हूं तो मैं सोचता हूं कि साहित्य के अंदर जितने करीब आप मेरे हो गई, हाँ, उतना शायद कोई नहीं हुआ। अब रचनाकार संस्था तो रचना जी के बगैर मुझे लगता है अधूरी हो गई है, अधूरी रहती है। तो इतनी मृदुभाषी और इतनी, और इनकी सबसे बड़ी चीज है कि स्पष्ट बोलती है ये। हाँ। कोई लिपापोती नहीं, कोई ये गलत नहीं, स्पष्ट बोलती है। मैं भी अगर कहीं गलत हूं तो मुझे भी स्पष्ट कह देती है कि आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मत बोलिए आप, मुझे भी बोल देती है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बात उनकी। इनकी यही सब तो व्यक्तित्व जो है बहुत बहुत अच्छी लगती है रचना जी की। हाँ, तो रचना जी मुझे बताइए कि ये जो संस्कार आए, ये संस्कार आए, ये गुण आए, हाँ, इस संस्कार की बुनियाद क्या है? और क्या सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है। इस संस्कार की बुनियाद मम्मी है हमारी। हमारा पालन पोषण जिस तरीके से हुआ है, एक तो हम बताएं, हम जब छोटे थे तो मम्मी हमें सिखलाने के लिए भजन सुनाया करती थी। साईं बाबा के भजन होते थे, छोटे छोटे, लेकिन बहुत सारे भजन, तो हम भजन सुन सुन के सोते थे। और मम्मी के ही विचार हैं जो शायद हमारी मानसिकता को दिशा दे रहे हैं। इस बुनियाद में हम अपनी मम्मी को ही रखेंगे सर। बाकी जानते, ये सब उन्हीं का ही है, उन्हीं की शिक्षाएं हैं। सर एक बात बताएं, हम मम्मी बोलती थी, हमारे अचीवमेंट्स हमेशा से रहे, हम क्लास में फर्स्ट आते थे, मॉनिटर होते थे, और बहुत यूनिवर्सिटी में हमने सेकंड पोजीशन में, कॉलेज में टॉप किया। हम बहुत मतलब अच्छी वो होते थे। तो हमारी इच्छा होती थी कि मम्मी, जैसे हमारे कजिन्स की आते थे तो चाचियां वगैरह बताती थी इसने ये किया, उसने वो किया। मम्मी कभी नहीं बताती थी कि मेरे बच्चों के ये अचीवमेंट्स रहे हैं। तो हम मम्मी को बोलते थे, मम्मी आप क्यों नहीं बोलती हैं? तो वो कहती थी, बेटा वो तारीफ ही क्या जो खुद अपने मुंह से की जाए। अब वो हर बार ये बोलती थी, तो अब वो चीज हमारे मस्तिष्क में और हमारे व्यवहार में इस तरीके से आ गई है कि हम अपने बारे में कुछ बोल ही नहीं पाते हैं कभी भी। हम वो एक चीज रहती है कि वो तारीफ ही क्या, जो हम खुद अपने मुंह से करना है वो तारीफ नहीं है। तारीफ वो है जो कोई दूसरा, वो भी आपके पीठ पीछे करे। ये बहुत अच्छी बात आपकी माताजी ने आपको सिखाई है, और सही बात है कि जो अपनी तारीफ स्वयं करेगा तो वो तो मुंह मियां मिट्ठू वाली बात हो जाती है, और कहीं न कहीं जाकर वो आत्म मुग्धता से ग्रसित हो जाता है वो व्यक्ति। तो वो आत्म मुग्धता से ग्रसित होना तो अच्छी बात नहीं होती है। ये तो बड़ा अच्छे आपके संस्कार पड़े हैं, और ये संस्कार ही जो होते हैं वो आदमी को और व्यक्ति को ऊपर ले जाते हैं। रचना जी, आप
बहुआयामी प्रतिभा की धनी है। संगीत आपको आता है, नृत्य आपको आता है, गजल आप लिख लेती हैं, गीत आप लिख लेती हैं, तो और इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ कर लेती हैं। हाँ, ये सब संभव कैसे हुआ? और जिसके उसके ऊपर घर परिवार, छोटा बच्चा, सबका ये समावेश और सामंजस्य कैसे बैठाती है आप? सर, इसका तो जवाब हमारे पास भी नहीं है। हमें ये लगता है कि जैसा पहले भी एक प्रश्न का उत्तर दिया था, ये सितारों का ऐसा अरेंजमेंट हुआ है कि हमारी नहीं, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि इस सामंजस्य में आपके पति की कितनी भूमिका है? ये जो गुण थे, संगीत में रुचि, नृत्य में रुचि, लेखन में रुचि, ये तो हम अपने साथ ही लेकर आए थे। लेकिन हाँ, इनका ये जरूर है कि ये इनकी तरफ से, हम पहले जैसे हमारी क्लासेस चलते थे तब भी इनका एनकरेजमेंट, इनकी तरफ से प्रोत्साहन हमें हमेशा मिलता था और आज भी मिलता है। और हमारे लिए ये कभी भी बंधन नहीं है कि हम कुछ अर्न कर रहे हैं या मतलब फाइनेंशियली हम कुछ इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं या हम पैसा मिल रहा है हमको, इन सब चीजों के लिए कभी भी नहीं। ये हमारी तरफ से विनय ने हमेशा हमको ये रखा है कि तुम कमाने के लिए नहीं, तुम्हारे पास जो गुण है वो बांटो, जो तुम काम कर सकती हो अच्छे वो करो, और उसके लिए इनकी तरफ से हमें 100% उनका सहयोग होता है। और बाकी तो सर, मेरी ग्रैंड डॉटर आ गई है मेरे पास। अरे बहुत प्यारा बच्चा है। बच्ची है। मौसमी जी, आप कंटिन्यू करिए। जी, तो सर एक सवाल तो सर की तरफ से हो गई जो मैं पूछने वाली थी आपसे। अच्छा रचना जी, मेरा एक सवाल है अभी यहाँ पे आपसे। आप भी नारी, हम भी नारी, और एक नारी का नारी से यह सवाल है कि आपके विचार में एक नारी को एक नारी से किस प्रकार की साथ की उम्मीद करनी चाहिए? किस प्रकार के साथ की उम्मीद करनी चाहिए? जी देखिए मास्वी जी, एक नारी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम जिस परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं या गुजरते हैं, हम जो कुछ अपनी डे टू डे लाइफ में, अपने घर परिवार में या घर से बाहर जितना कुछ हम सह रहे होते हैं या झेल रहे होते हैं, या जिन चीजों से हम गुजर रहे होते हैं, अनुभव कर रहे होते हैं, वो सभी चीजें कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर सभी नारियों को करना, वो अनुभव उनको हो रहा होता है कहीं ना कहीं। इसलिए एक नारी को दूसरी नारी बहुत अच्छे से समझ सकती है, लेकिन एक नारी का दूसरी नारी के प्रति व्यवहार उस समझ से प्रभावित हो या निर्देशित हो, ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं। अपवाद होंगे, जरूर होंगे, लेकिन एक दूसरे के प्रति उनका व्यवहार या साथ उनकी आपसी जरूरतों या आपसी रिश्तों के ऊपर निर्भर करता है। कितना समझा, कितना नहीं समझा, क्या तकलीफ है, क्या नहीं है, इन सब चीजों से कुछ बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं होता, अपवादों को छोड़। इसलिए उम्मीद करना हमें लगता है नहीं करनी चाहिए, उम्मीद किसी से भी नहीं करनी चाहिए। ये भी हमारे पर्सनल, हमारे निजी विचार हैं, और यही हम अपनी निजी लाइफ में जो हम बोल रहे हैं वो हम अपनी लाइफ में भी उसे अप्लाई करते हैं। उम्मीद किसी से नहीं करते। जहां उम्मीदें और अपेक्षाएं आने लगती हैं, वहां पे कड़वाहट और वैमनस्य और दुनिया भर की समस्याएं उगने लगती हैं। आप हमें समझती हैं, हम आपको समझते हैं, आप हमारे प्रति सौहार्दपूर्ण हैं, तो हम आपके प्रति जरूर सौहार्दपूर्ण रहेंगे। यदि आप हमारे किसी तरीके से आपका व्यवहार हमारे प्रति अपमानजनक है या हमें नहीं पसंद आ रहा है, हमें लगता है कि हमारी प्रतिष्ठा को या हमारे आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहा है, तो हम आपको इग्नोर करेंगे, हम आपकी तरफ नहीं देखेंगे।
और ये सिर्फ स्त्री और स्त्री के बीच में नहीं, ये पुरुषों और स्त्री के बीच में भी हो सकता है। ये पूरी हमारे आपस में किसी के भी प्रति हो सकता है। तो उम्मीदें हम नहीं करते किसी से भी, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि नारी अगर नारी के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखती है तो उससे अच्छी उसकी कोई और मित्र हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, बहुत ज्यादा सहमत। और काफी अच्छा लगा आपका ये जवाब। उम्मीदों का वृक्ष बीच में कभी नहीं आना चाहिए, उम्मीदें कभी नहीं लगानी चाहिए किसी भी रिश्ते में। जी जी जी, अच्छा लगा आपका ये जवाब मुझे काफी। अब एक सवाल जो है, जो सर कर चुके हैं कि इतने कम समय में आप सफलता व सम्मान के इस मुकाम पर पहुंचना विशेष है, इसका श्रेय आप अपने किन गुणों को देंगी? क्या कुछ लोगों को भी इसमें भूमिका रही है? देखिए, भूमिका जरूर हमारे माता पिता की रही है। पापा जब तक थे हमें बहुत प्रोत्साहित करते थे, हमारी छोटी छोटी सी अचीवमेंट्स, हमारी छोटी छोटी सी उपलब्धियां पापा ऐसे रिएक्ट करते थे कि हमें लगता था कि हमने दुनिया जीत। मम्मी हमेशा हमें अच्छे विचार, अच्छे संस्कार देती रही हैं। और उसके बाद हम बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को कहेंगे भगवान को। उसके लिए हम हर रोज थैंक्स भी बोलते हैं कि हमारे पति हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करते हैं हमेशा। एक्चुअली इसके दिन आपने कहा गुण, जी गुणों के लिए तो हम नहीं जानते, ठीक है, जो कुछ भी हमने सीखा है वो बस एक चीज हम जरूर कहेंगे, ईमानदारी हम हमेशा रखते हैं। और ईमानदारी अपने स्वयं के प्रति, ईमानदारी अपने काम के प्रति, ईमानदारी अपने नाम के प्रति। ये एक बहुत क्या बोलेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारा कि या हम कहें हमारी कमजोरी है या ताकत है। हमें ऐसा लगता है जिस काम में रचना हमारा नाम लगा हुआ है वो काम एकदम बढ़िया होना चाहिए। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका हम अपनी जान लगा, कोई छोटा से छोटा भी काम होगा ना तो हम अपनी पूरी 100% उसमें अपनी पूरी प्रयास, हमारे 100% होंगे कि उसको हम एकदम अच्छे लेवल पे लेके जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उससे हमारा नाम जुड़ा हुआ है। और बस सब भगवान ऊपर वाला है, हमें देख रहे हैं। बिल्कुल सही, अच्छा लगा। काफी अच्छी और रोचक और बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल जवाब जिसको कहते हैं ना, वो आप दे रही हैं। और ये सिर्फ जवाब नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी प्रेरणादायक शब्द हैं, विचार हैं, जो हर किसी को कहीं ना कहीं, सबको हार्ट को, दिल को छू रही होगी और कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। एक विशेष सवाल, और ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लोड़ रही मैं आपसे। रचना सरन की दृष्टि में क्या है? आप इसे कैसे लेते हैं? रचना सरन की दृष्टि में बहुत बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल इंसान, बहुत पीड़ादायी इंसान है खुद के लिए। जितनी सहज और सरल वो दिखती है उतनी ही अंदर से वो क्लिष्ट है, उतनी ही डिफिकल्ट है। उसको समझना हमारे खुद के लिए मुश्किल है। हम अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाए रखें, अच्छा ऊर्जावान माहौल बनाए रखें, खुशहाली बनाए रखें, महक सी रहे हमारे आसपास। उसके लिए हमें अपने अंदर कितना क्रोध, कितना क्षोभ, कितना लोभ, कितनी ईर्ष्या और कितनी आसुरी शक्तियों का दमन करना होता है, कितनी फाइट करनी होती है, कितना अपने अंदर
जो उफान आ रहा होता है उसको दबाना होता है, तब जाके बाहर हम इतने सहज और सरल दिख रहे होते हैं, इतने अकोमोडेटिंग दिख रहे होते हैं, इतने सारे लोगों को हम समेट लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर की जो आसुरी शक्ति है वो बीच बीच में बहुत तंग करती है, और उनके चलते हमें मानसिक पीड़ा भी होती है और संघर्ष भी बहुत होता है, और हम समझ नहीं पाते कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं कि हम बुरे इंसान हैं, हम मतलब हमारा दिल बहुत विशाल है या बहुत संकुचित है, बहुत ही विरोधाभासी हमारे अंदर की ग्रंथियां हैं जो हमको परेशान करती हैं। लेकिन अंदर एक है कि बहुत आत्मविश्वासी एक इंसान है, एक शैल के अंदर एक बहुत ही शरीर के अंदर एक बहुत अच्छी सकारात्मक आत्मा है, एक जो शायद निकलेगी तो महकती हुई वो महक रही है, खुशबू फैला रही है अपनी प्रतिभाओं का, अपने गुणों का, अपने व्यवहार का, अपने व्यक्तित्व का जो खुशबू है ना चारों तरफ फैला रही है, और लोग इस खुशबू की आभा में आ भी रहे हैं। ये तो आपको खुद भी समझ में आता होगा। वो विरोधाभास हमारा चलता रहता है और शायद वो हमारी आखिरी घड़ी तक चलता रहेगा। जी जी। लेकिन हाँ, ये हम जरूर कोशिश करते हैं कि हमारी वजह से किसी और को परेशानी नहीं हो। हाँ, हमारा स्पष्ट बोलना बहुत लोगों को आघात पहुंचा देता है, कई बार लोगों को बुरा लगा। हम समीक्षाएं लिखते हैं, हमारी तो बहुत वाद विवाद हुआ है, हमारी समीक्षाएं पढ़ के लोग बात चिढ़ गए क्योंकि हमने बहुत निरपेक्ष भाव से समीक्षा की है। संचालन और समीक्षा में दो बहुत एक बेसिक अंतर ये है, संचालन जब आप कर रहे तो आप अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब आप समीक्षा कर रहे हैं तब आप सच बोल रहे हैं। संचालन करते टाइम आवश्यक नहीं है कि आप जी तब आप सत्य बोल रहे हैं। ये तो सुनने वाले के ऊपर है कि वो जानता है, अपनी अंतरात्मा से पूछो कि तुम कितना अच्छा बोल के गए हो। संचालक तो अच्छा ही बोलेगा, लेकिन एक समीक्षक जो है वो सत्य बोल रहा है, और सत्य को स्वीकार करना, उसको समझकर अपने अंदर सुधार करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो उसे स्वीकार कर लेना बहुत मुश्किल है, और जहां वो मुश्किल आके खड़ी हो जाती है तभी समीक्षक को गालियां सुननी पड़ जाती है, जो हम अक्सर सुनने लग जाते हैं। और हम उनको बस यही बोलते हैं कि देखिए, हमने समीक्षा की है, कोई प्रशस्ति पत्र नहीं दिया है, ना ही ये कोई अंतिम निर्णय है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस चीज को किस तरीके से लेती हैं। आपकी किसी ने आपको सही आईना दिखाया है तो आप अपने में सुधार कर लीजिए, जो आईना दिखा रहा है उसको धन्यवाद बोलिए, या फिर आप 4 गालियां दीजिए कि आपको तो बुराइयां दिख रही है, अच्छाइयां दिखती नहीं है। ये तो उसका परसेप्शन है, उसकी सोच है, उसकी मानसिकता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम स्पष्टवादी हैं, सर ने बोला ये सच है, हम झूठ नहीं बोल सकते, हम चुप रह जाएंगे लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। ये बात है हमारे साथ, और इस वजह से कई बार मुश्किलें हुई हैं, लेकिन ठीक है, चलता है, हम संतुष्ट हैं, संतोषी जीव हैं। तो आपकी इतनी सारे गुणों के साथ इतनी सारी बातें, इतनी सारी अच्छी जानकारियां और इतने अच्छे विचार सुनने को मिले। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगी कि ये जो माँ से मिली हुई जो आपकी संस्कार थी, वो आज फूटकर बाहर निकल रही है, और उस संस्कारों को और पिताजी से मिले हुए वो ब्रेव नेचर को आज आपके पतिदेव, जिनका बहुत ही बेहतरीन रोल है कि उसको होता है ना, खिलते हुए कली को अच्छे से खिलने देना, प्रस्फुटित करना, और उसके गंध को आज उसकी खुशबू चारों तरफ फैलाना, जिसमें एक शादी के बाद एक पति का काफी अहम रोल रहता है, जो आपको कुछ नसीबी है और आपको मिली है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इतना कीमती वक्त देने के लिए, इतने सारे अच्छे विचार हम सबके संग साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका कि आपने हमें आमंत्रित किया इस बहुत ही रुचिकर, इतनी रोचक चर्चा के लिए। हमें कभी अपने बारे में हम आमतौर पे बोलते नहीं है जैसा कि हुआ, लेकिन आपने हमारे अंदर से हमारी अंदर की बातें निकलवा ली, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं बहुत ज्यादा। और जितने पटल के थ्रू हमसे जितने भी हमारे मित्रगण
जुड़े हुए हैं उन सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इतनी शांति से, इतनी तसल्ली से हमें सुना है। हम आपके आभारी जी। और काफी लोग जुड़े थे और सबको बहुत अच्छे अच्छे टिप्स भी दिए, बातें भी की। रचना जी, आज मुझे गर्व महसूस है आपसे मिलकर और आपसे बातें करके, सच्ची मन से कह रही हूँ। धन्यवाद इतना वक्त देने के लिए। हमें भी बहुत खुशी है। बहुत धन्यवाद आपका भी और सभी का, रचनाकार मंच का भी। जी जी जरूर। और जितने लोग जुड़े हुए थे, जितने विद्यजन, साहित्यगण और हमारे साथीगण जुड़े हुए थे, और इतने अच्छे अच्छे जो आप लोगों ने कमेंट्स किए, बातों का आनंद लिया, अपने भी विचार रखे, इन सब के लिए आप सभी का बेहद तहे